अभी तक हमने क्या पढ़ा है फास्ट एपीआई में? पैरामीटर्स और मेथड्स। तो अब फास्ट एपीआई में कुछ और चीजें डिस्कस करने वाली हैं छोटी छोटी, तो आज इनको कवर करते हैं, फिर कल से डेटाबेस की तरफ जाएंगे, स्टार्ट करेंगे। तो अब देखते हैं पेडेंटिक वैलिडेशन। पहले हमने सिंपल इसके मॉडल्स बनाए थे, तो अब देखते हैं कि इसका फायदा क्या है और इसकी वैलिडेशन कैसे करते हैं। पेडेंटिक इज द डाटा वैलिडेशन लाइब्रेरी दैट फास्टएपीआई यूजेस। ये एक लाइब्रेरी है जो फास्टएपीआई यूज करती है अंडर द हुड। एवरी टाइम यू यूज अ पेडेंटिक मॉडल एज अ टाइप द रिक्वेस्ट फॉर फास्टएपीआई। जब भी आप इसका पेडेंटिक मॉडल यूज करते हो तो मॉडल किसे कहते हैं? ये जो हम इसे क्लास बनाते हैं इसको मॉडल कहते हैं। अब ये लाइब्रेरी से हमने बेस मॉडल की क्लास में इंपोर्ट की है, उसको यूज करके हम इसके मॉडल्स बनाते हैं, इसको मॉडल कहते हैं। तो ये क्या करता है पेडेंटिक मॉडल? वैलिडेट इनकमिंग जेसन अगेंस्ट मॉडल। अब जेसन क्या है? जो यूजर फ्रंट एंड से डाटा पास करता है तो वो जेसन फॉर्म में आता है, तो ये उसको वैलिडेट करता है और कन्वर्ट टाइप करता है। अगर कहीं पर टाइप कन्वर्जन की जरूरत है तो वो भी पेडेंटिक करता है हमारे लिए। और रिटर्न 422 अनप्रोसेसेबल एंटिटी विद क्लियर एरर मैसेजेस। अब वो 422 का एरर रिटर्न करता है अगर कोई मतलब कोई यूजर ने फ्रंट एंड से डाटा सही नहीं पास किया तो 422 का वो एरर रिटर्न करता है। इफ वैलिडेशन फेल्स, वैलिडेशन का क्या मतलब है? अगर उसकी डाटा टाइप डिफरेंट है, या अगर हम कह रहे हैं कि उसकी एज ग्रेटर देन 20 हो एंड लेस देन 50 हो, तो अगर वो 20 से कम है या 60 से ज्यादा है, 50 से ज्यादा है, तो फिर भी वो ये वाला एरर देगा। और उसके बाद if you don't write type x is equal to int, you define shape and pedantic does the rest। अगर हम ये वाला काम नहीं करेंगे, पेडेंटिक को यूज कर लेंगे, तो पेडेंटिक खुद ये चीजें मैनेज करेगा। अदरवाइज हमें जो डाटा है वो फ्रंट एंड से लेना पड़ेगा, फिर उसकी टाइप को कन्वर्ट करेंगे, फिर इक्वल टू जाएंगे, इक्वल टू इंट है कि नहीं। अगर डाटा हम इंटीजर में जा रहे हैं तो लेकिन यूजर ने स्ट्रिंग में पास किया है, अगर तो फिर भी हमें एरर आएगा, तो हमें उसे इफ कंडीशन लगा के कोड लिख के मैनेज करना पड़ेगा। जब हम इफ कंडीशन लगाएंगे 3-4 लाइन का कोड होगा, तो मैनेज भी हम लोग खुद कर रहे हैं, तो हम इफ कोई एरर्स भी छोड़ सकते हैं। तो इसलिए हम इसको पेडेंटिक को यूज करते हैं वैलिडेशन के लिए। वेरिफिकेशन हम यूजर की करते हैं ना, यूजर हमारा यूजर करंट यूजर है कि नहीं, लॉगिन है कि नहीं यूजर। वैलिडेशन डाटा की वैलिडेशन करते हैं, डाटा को वैलिडेट करते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट के कोडिंग है कि नहीं। डाटा की वैलिडेशन, हाँ, यूजर को वेरीफाई करते हैं कि ये हमारा यूजर है कि नहीं। ये अगर कोई यूजर पोस्ट क्रिएट करना चाह रहा है, लेकिन पहले हम देखेंगे वो लॉगिन है कि नहीं, उसने लॉगिन साइन अप किया कि नहीं, तो वैलिडेट हम डाटा को वैलिडेट करते हैं। डाटा को वैलिडेट हम इसलिए करते हैं कि जब यूजर की प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं तो हम उसकी एज ले रहे हैं, तो एज उसकी 20, 50, 60 अगर वो टेक्स्ट में लिखे तो वो तो नहीं चलेगा, तो हमने इंटीजर में लेना है। तो देखना अगर यूजर इंटीजर में डाटा देगा और जब सबमिट का बटन प्रेस करेगा फ्रंट एंड से, तो फिर हम बैकएंड पे आके डाटा को वैलिडेट करेंगे कि उसका जो ईमेल है वो ईमेल फॉर्मेट में है, कि उसका जो नेम है वो नेम फॉर्मेट में है, टेक्स्ट है, और उसकी जो एज है वो इंटीजर फॉर्मेट में है, उसने कहीं 20 तो नहीं लिख दिया टेक्स्ट में। तो इसलिए वेरीफाई करते हैं डाटा को। जब हमने यूजर का डाटा गेट करना होता है उस वक्त हमें फिर डाटा जो है वो वैलिडेट अच्छा डाटा चाहिए जो सिक्योर है, और जो जी ये उसकी डाटा टाइप बता रहे हैं। नेम की डाटा स्ट्रिंग होगी, ईमेल की स्ट्रिंग होगी, एज की इंट होगी। तो लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ईमेल की जो टाइप है ईमेल रखेंगे, ईमेल टाइप, हाँ ईमेल, उसको पढ़ते हैं बाद में। तो कम से कम स्ट्रिंग तो हो ना अभी के लिए।
और हमने क्या करना है, पाइडेंटिक से बेस मॉडल की क्लास इंपोर्ट करनी है और इसको यूज करके हमने डिफरेंट मॉडल्स बनाने हैं। इनको हमने मॉडल कहना है, ये जो हम बना रहे हैं। और बेस मॉडल जो है क्लास दैट डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ योर डाटा। अब हम इसे अपना डाटा बताते हैं तो बाद में उसको ये डिस्क्राइब भी करती है। जब हमें कोई इशू आएगा, यूजर डाटा नहीं सही से पास करेगा, तो ये बताएगा कि डाटा की क्या स्ट्रक्चर आपने बैकएंड में डिफाइन की है और आपने क्या इशू किए हैं। ईच एट्रीब्यूट हैज अ टाइप। अब हर एट्रीब्यूट की हमने कोई टाइप भी बतानी है। जब बताएंगे तो फिर पाइडेंटिक चेक करेगा और उसकी वैल्यू को देखेगा। अब इधर क्या कर रहे हैं, सिंपल एक पोस्ट का राउट है और उसके बाद हमने ये क्या इसका मॉडल को यूज किया है, ये इसकी क्लास है, इसको डिफाइन कर दिया। अब यूजर के पास क्या क्या है, ईमेल। तो अब ये चीजें जब इसको पास कर रहे हैं तो फ्रंट एंड वाले यूजर ने ये चीजें देनी है इसको। जब फ्रंट एंड से यूजर डाटा इनपुट करेगा और वो मतलब कि जब हम बैकएंड में ये वाला सारा डिफाइन कर देंगे और हमने अब इसको जो स्वैगर यूआई है जब वो बनता है तो वो ऑटोमेटिकली वो बड़े अच्छे से बताता है फ्रंट एंड, उसको फ्रंट एंड डेवलपर अच्छे से समझ सकता है उस एपीआई को। उसको यूज करके वो फ्रंट एंड बनाएगा, कुछ फील्ड्स बनाएगा कि इसमें नेम एंटर करना है, एज करनी है, ईमेल करनी है। तो जब यूजर सबमिट का बटन प्रेस करेगा तो उसके पीछे हम क्या करेंगे, आ, ये क्या है, स्लैश यूजर्स। अब ये वाला राउट कॉल होगा उधर से, जब सबमिट का बटन क्लिक किया जाएगा तो जब कॉल होगा तो फिर डाटा इधर आएगा और इसके रिटर्न के ऊपर और डिफाइन वाली लाइन के दरमियान में हम कोड लिखेंगे और उसके डाटा को डेटाबेस में स्टोर करवा लेंगे। यूजर्स एंड पॉइंट्स, जी। तो अब ये यूजर का क्या मतलब है कि हमने पैरामीटर्स पढ़े थे, पास्ट पैरामीटर, बॉडी पैरामीटर और क्यूरी पैरामीटर। अगर तो हमने कोई इधर डिफाइन कर दिया ना, इधर स्लैश लगा के और आगे कर्ली ब्रेसेस में डिफाइन कर दिया कोई वेरिएबल का नेम, तो वो क्या होगा, पाथ पैरामीटर। तो उसकी वैल्यू हमने कैसे देनी है, स्लैश लगा के और इधर हम 50 लिख देंगे। स्लैश लगा के 50 लिख दिया तो ये पाथ पैरामीटर हो गया। तो वो कैसे पता चलेगा, वो इधर भी डिफाइन होगा, पाथ में भी और इधर भी। तो उसके बाद हमने क्या देखा है, क्यूरी पैरामीटर। क्यूरी पैरामीटर सिर्फ इधर डिफाइन होगा इसके पैरामीटर में, तो उसको उसकी हमने वैल्यू कैसे देनी है, क्वेश्चन मार्क लगा के। उसके बाद और उसके बाद हमें एंड लगाना है 50 और उसके बाद इस तरह हम क्यूरी पैरामीटर की वैल्यू ऐड करते हैं। तो लेकिन कैसे उसकी वैल्यू यूज होगी, हमने क्या करना है, नेम वगैरह पास नहीं करना, जो प्रोफेशनल वे है। हमने करना है एज 50 एंड उस मतलब कि लोअर एज और अपर एज, उसकी एज डिफाइन कर लेंगे 50 है अगर इसकी एज 50 से ऊपर है, कम है, या पेज क्या है हमारी एप्लीकेशन का 1 से लेके। तो इस तरह हम इसको जब कोई डाटा हमने सर्च करना होता है तो उसलिए हम ये क्यूरी पैरामीटर यूज करते हैं। जब ये स्पेसिफिक यूजर को डिफाइन करना हो उसके सीएनएस के थ्रू, आईडी के थ्रू, या हमारे मल्टीपल टेबल होंगे बैकएंड में, हर टेबल की एक आईडी होगी, तो उसकी स्पेसिफिक आईडी को कट करने के लिए हम फिर इधर क्या लगाते हैं, ये वाला पाथ पैरामीटर। तो अभी हमने अगर कोई इधर डिफाइन होगा तो उसको हम कहेंगे पाथ पैरामीटर कर्ली ब्रेसेस में, अगर इधर नहीं होगा, अकेला इधर लिखा होगा तो उसको हम कहेंगे क्यूरी पैरामीटर। और अगर इधर लिखा होगा लेकिन ऊपर उसको डिफाइन भी किया होगा बाय आइडेंटिटी के थ्रू, मतलब उस क्यूरी पैरामीटर कौन सा,
हाँ तो इसलिए है जी बिल्कुल। तो जब वो देखेगा फास्ट भी देखेगा कि इसकी जो यूजर की टाइप है, इसकी टाइप ये वाली है, तो फास्ट भी आइडेंटिफाई कर लेगा ये ऊपर भी डिफाइन है, उसे पता चलेगा ये पहले भी डिफाइन है क्लास के थ्रू, आइडेंटिटी के थ्रू, उसे पता चल जाएगा कि ये बॉडी पैरामीटर है। अब फास्ट भी कैसे तीनों को आइडेंटिफाई करता है, कोई बताएगा तीनों पैरामीटर्स को? तीन पैरामीटर है ना जो हम डिस्कस कर रहे हैं, पाथ, क्यूरी और बॉडी। तो अगर इधर तीनों पैरामीटर डिफाइन है, पाथ पैरामीटर भी इधर आएगा, फिर कोमा, फिर क्यूरी पैरामीटर भी आएगा, बॉडी पैरामीटर भी आएगा, इधर तो तीनों हो गए। लेकिन जब फास्ट पे इधर आके इस फंक्शन के पैरामीटर में उनको पढ़ेगा तो उसे कैसे पता चलेगा ये कौन से पैरामीटर है? बॉडी पैरामीटर कैसे वो डिफाइन करेगा, उसे पता चलेगा फास्ट पे को। क्या मैं कह रहा हूँ इधर फंक्शन के पैरामीटर देते हैं ना, तो पाथ पैरामीटर भी, क्यूरी पैरामीटर भी, बॉडी पैरामीटर भी इधर आने हैं फंक्शन के पैरामीटर में। जी जी जी। और बॉडी पैरामीटर को पार्ट बाय पार्ट वैल्यू साइन कर देते हैं। वैल्यू नहीं साइन करते, ऊपर उसका मॉडल बनाते हैं। वैल्यू साइन कर सकते हैं उधर, उसका क्लास बनाते हैं, आइडेंटिटी जी उसका मॉडल वैल्यू दे सकते हैं। बाकी क्यूरी पैरामीटर जो है उसको भी हम वैल्यू वैल्यू दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, लेकिन वो डिफाइन कैसे होगा, कैसे फास्ट को कैसे पता चलेगा कि ये क्यूरी पैरामीटर है? हाँ, जो चीज कहती है इसके पैरामीटर में डिफाइन है, इसके पैरामीटर में डिफाइन है कि वो ना ऊपर उसका कहीं जिक्र नहीं है, तो वो क्या कहेगा उसे क्यूरी पैरामीटर है। अगर कोई चीज इधर भी डिफाइन है, पैरामीटर में भी डिफाइन है, और ऊपर एंड पॉइंट में भी, पाथ में भी डिफाइन है, जब फास्ट में देखेगा कि ये तो ऊपर भी डिफाइन है तो पाथ पैरामीटर, तो जब वो देखेगा कि इधर भी कोई वैल्यू है, पैरामीटर है, और ऊपर उसकी क्लास डिफाइन है, तो वो बॉडी पैरामीटर हो जाएगा। क्लियर? क्यूरी पैरामीटर नहीं होगा, वो केवल पैरामीटर में लिखा जाएगा। तो अब बेस मॉडल देख रहे थे, क्लास दैट डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ योर डाटा, ये हमारा डाटा की स्ट्रक्चर डिफाइन करती है। और ईच एट्रीब्यूट हैज अ टाइप, हर एट्रीब्यूट को हमने टाइप देनी है, क्योंकि ये वैलिडेशन के लिए यूज हो रही है। जब इधर कोई चीज डिफाइन करेंगे तो उसकी टाइप डाल नहीं बतानी है हमने बेस मॉडल में, उसका जब मॉडल बनाएंगे। और एंड आइडेंटिटी चेक्स एंड कोर्सेज वैल्यू, उसको चेक करती है और वैल्यू को वैलिडेट करती है। अब ये एंड पॉइंट है पोस्ट का, तो पोस्ट का एंड पॉइंट क्यों बनाते हैं हम लोग? कुछ क्रिएट करने के लिए, कोई पोस्ट क्रिएट करनी है, कोई प्रोफाइल क्रिएट करनी है, कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना है किसी वेबसाइट पे जाके, डेटाबेस में डाटा स्टोर होगा ना, तो वो पोस्ट के थ्रू होता है। इफ क्लाइंट सेंड्स नेम अहमद ईमेल @ लगता है मेल में, वो .com लगता है जिसका फॉर्मेट है ईमेल का, एंड 825 आइडेंटिटी विल कॉस्ट 25 to 25। अगर वो इस तरह भी दे रहा है ना, तो उसे पता है कि ये एज है, तो उसको कन्वर्ट कर देगा आइडेंटिटी। और इफ दे सेंड नेम अहमद, तो वो देखिएगा ईमेल और एक मिस है। जब कोई चीज मिस होती है, फ्रंट एंड से पूरी चीजें नहीं आती बॉडी पैरामीटर में, तो फिर वो 422 का एरर क्रिएट करता है हमारे पास, वो हमें 422 का एरर देता है। जी हाँ, उसकी हम फ्रंट एंड वैलिडेशन करते हैं, जो सारे फील्ड्स होते हैं वो फ्रंट एंड में उसको डिवाइड करते हैं। हाँ, पहले फ्रंट एंड में देखेंगे सारी चीजें हैं, जब सारी चीजों में कुछ ना कुछ लिखा है फिर वो सबमिट करेगा,
अगर हम उसका फ्रंट एंड लॉजिक लगा सकते हैं कि जो उसकी टाइप वगैरह है, एज क्या है, उसकी नेम क्या है, लेकिन पहले हम ये वेरीफाई फ्रंट एंड से करवा लेंगे, उसने पूरी वैल्यू दी है, उसके बाद जब वो सबमिट करेगा फिर वो बैकएंड में जाकर वैलिडेट होगा बाइडेंटिटी के थ्रू। अगर बाइडेंटिटी कुछ कोई इशू दे रहा है हमें, तो वो फिर कोई इशू देगा तो हम रिटर्न भी करवाते हैं, तो रिटर्न में कोई एरर रिटर्न करवा रहे हैं, अगर इस तरह का फॉर्मेट हो, वैल्यू पूरी नहीं आई तो एरर रिटर्न करवा दो, अगर वैल्यू सारी आई है तो सक्सेस रिटर्न करवा दो, फिर हमें फ्रंट एंड में मिल जाएगा कि यूजर प्रोफाइल क्रिएटेड, पोस्ट क्रिएटेड, अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो। अब फील्ड कंस्ट्रेंट्स एंड मेटाडाटा, अब ये कंस्ट्रेंट मतलब कि शायद हम कुछ शराइत लगाते हैं यूजर के डेटा पर, जब हम डिफाइन करते हैं, जब हम एक मॉडल बनाते हैं बाइडेंटिटी का, यूज फील्ड टू ऐड वैलिडेशन रूल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। अब फील्ड भी हम बाइडेंटिटी से इंपोर्ट करते हैं, ये बाइडेंटिटी हमें वैलिडेशन में हेल्प करता है मुख्तलिफ तरीकों से। बेस मॉडल के थ्रू उसका मॉडल बनाते हैं, फील्ड के थ्रू उसकी वैल्यू को देखते हैं, क्या नेम जो है उसकी मिनिमम लेंथ 1 हो और मैक्सिमम लेंथ 100 हो। तो लेकिन प्रोफेशनल क्या होगा, अगर कोई नेम डिफाइन करना है तो मिनिमम लेंथ हम 1 नहीं रख सकते, एटलीस्ट 3 तो रखेंगे अली, तो और मैक्स लेंथ हम 100 भी रख सकते हैं, 50 भी रख सकते हैं। और इसके बाद ईमेल है तो इसकी टाइप स्ट्रिंग है और मिन लेंथ 5 और मैक्सिमम लेंथ इसकी कितनी 50 रख सकते हैं, जितनी मर्जी हम डिफाइन कर लें। और उसके बाद हमने क्या करना है, एज इंट फील्ड क्या है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 150, 0 से बड़ी हो, एज ज्यादा हो एटलीस्ट 1 हो और लेस देन 150 हो। तो उसके बाद ये इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो हम डिफाइन करते हैं इस फंक्शन में। तो अब ये क्या है, ये फील्ड क्या है, अब ये देखिए ये फील्ड एक फंक्शन है। अब बेस मॉडल एक हम क्लास इंपोर्ट कर रहे हैं इससे, ये क्लास है और ये क्या है, फील्ड एक फंक्शन है क्योंकि उसको पैरामीटर जा रहे हैं। जब उसको पैरामीटर जाएंगे तो बैकग्राउंड में इस फंक्शन का कोड लिखा होगा, तो कोड इसको फिर वैलिडेट करेगा। और ईमेल भी इसी तरह है, इधर भी फील्ड फंक्शन है, उसकी वैल्यू देते हैं तो जाके जो पाइडेंटिटी के पास वो फंक्शन पड़ा हुआ है, पाइडेंटिटी एक लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी के पास बहुत सारे फंक्शन पड़े होते हैं, मॉड्यूल्स पड़े होते हैं, तो हम उससे कोई भी फंक्शन इंपोर्ट कर सकते हैं। वो इधर लिखेंगे ईमेल एसटीआर, जिधर एसटीआर लिखे थे ईमेल एसटीआर लिख देंगे, तो वो इससे पाइडेंटिटी से इंपोर्ट कर लेंगे, वो एक डाटा टाइप है, वो भी पाइडेंटिटी से इंपोर्ट करेंगे। और इसी तरह एज है ग्रेटर देन और लेस देन। अब ये क्या है, मिन लेंथ, उसकी लेंथ इतनी हो तो मिन लेंथ 1 और मैक्स लेंथ 100। और उसके बाद ग्रेटर देन, तो अब ये किसके लिए, स्ट्रिंग के लिए है, जब कोई वैल्यू स्ट्रिंग है तो उस उधर ये लगेगा मिन लेंथ और मैक्स लेंथ, इंटीजर के लिए नहीं लगेगा। और उसके बाद ये नंबर के लिए इंटीजर वैल्यूज के लिए ग्रेटर देन लगता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल। अब ये लेस देन के लिए है, और उसके बाद लेस देन और इक्वल, अगर उसकी वैल्यू 50 से लेस है और 50 की इक्वल है तो उसको लॉक कर देंगे। इधर क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 150। अगर हम 0 नहीं लगाते, हम यूजर वो नेगेटिव में भी वैल्यू दे सकता है, तो अगर उसको हम चाहेंगे वो नेगेटिव में भी वैल्यू दे ले, फिर हम कर देंगे लेस देन 150, उसकी वैल्यू लेस देन 150 हो। अगर चाह रहे हैं कि उसकी वैल्यू 1 लेस देन 150 है तो मतलब कि 149 तक जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं 150 भी हो तो फिर हम करेंगे लेस देन 151। तो और क्या लगा सकते हैं, लेस और इक्वल। अगर लेस और इक्वल लगाएंगे तो इधर एल इक्वल टू 150 आएगा, अगर हम 150 को ऐड करना चाह रहे हैं। तो अगर इसको नहीं यूज करना, इसके लेस देन
के थ्रू ऐड करना है तो हम इधर 150 लिखेंगे, फिर वो इसको काउंट करेगा। जी अगर हमें 150 कैरेक्टर ही चाहिए तो इसके थ्रू भी हम गेट कर सकते हैं और इसके थ्रू भी गेट कर सकते हैं। हाँ, 0 से वो नेगेटिव में भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम केला इधर ये लिखेंगे तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे तो फिर वो नेगेटिव में नहीं हो सकता। अगर केला ये डिफाइन करेंगे कि यूजर की वैल्यू 150 तक हो सकती है, तो अगर इसके लेस देन के थ्रू करना चाह रहे हैं तो हम LT इज इक्वल टू 151, क्योंकि हम ये इफ कंडीशन, एक इफ कंडीशन लगेगी एक तरह की, क्या उसकी वैल्यू लेस देन है। तो अगर हम चाह रहे हैं कि लेस देन और इक्वल टू, तो फिर हम 150 लगाएंगे तो हमारा काम चल जाएगा। अगर उसकी वैल्यू 149 है तो ये लेस देन में आ जाएगा, और इक्वल टू मतलब उसकी वैल्यू अगर 150 भी है तो फिर भी चलेगा। और डिफॉल्ट वैल्यू जब मतलब कि हम डिफाइन कर रहे हैं इधर, तो इधर हम उसको कुछ डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। डिफॉल्ट नेम दे दें, डिफॉल्ट ईमेल दे दें, डिफॉल्ट एज दे दें 20। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू के लिए हम इसको लिखते हैं। नहीं, वो तो पासवर्ड है ना, पासवर्ड क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, तब हम यहाँ पे डिफॉल्ट एडमिन लिख सकते हैं पासवर्ड उसका। जिस तरह यूनिवर्सिटी की मेल वगैरह है तो उसका वो पासवर्ड डिफॉल्ट रख देते हैं, हमारा जो एजी नंबर है तो डिफॉल्ट रख देंगे, यूजर चेंज भी कर सकता है उसके पासवर्ड को भी हम। तो और उसके बाद डिस्क्रिप्शन, तो अब जब एपीआई जाएगी तो ये कुछ डिस्क्रिप्शन भी हम शो करवा सकते हैं यूजर को। यूजर की एज हमने डिफाइन की है इधर, यूजर की ईमेल डिफाइन की है, यूजर का नेम डिफाइन किया है। और अब एग्जांपल में डिफॉल्ट्स एंड डिस्क्रिप्शन, अब इसका मतलब है कि ये रिक्वायर्ड है, मीन फील्ड इज रिक्वायर्ड। कई बार भी हम कोडिंग में 3 डॉट यूज करते हैं तो उसका मोस्ट प्रोबेबली यही मीन होता है कि वो चीज रिक्वायर्ड है। जहां पर भी हम 3 डॉट यूज करते हैं किसी भी वैल्यू में, और मीन लेंथ 1 है और डिस्क्रिप्शन क्या प्रोडक्ट नेम। अब इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई और इधर डिफॉल्ट आ गया। अगर उसकी वैल्यू बूल है तो डिफॉल्ट हम ट्रू भी रख सकते हैं कि हमारा जो यूजर इस वक्त एक्टिव है कि नहीं है। अगर एक्टिव है तो उसे लॉगिन रखेंगे, अगर एक्टिव नहीं है, डीएक्टिवेट हो गया है, तो उसको लॉग आउट कर देंगे। उसका जो मतलब करंट जो उसने लॉगिन किया था उसको एक्सपायर कर देंगे। अगर मतलब मैं अब किधर एक्टिव हूँ, ठीक है, तो अगर मैंने इस वेबसाइट पर लॉगिन किया हुआ है तो मैं अभी तक चल रहा हूँ, लेकिन जब मैं इसे कट कर दूंगा, दोबारा इसी लिंक को ओपन करूंगा तो फिर मुझे दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा। तो हाँ वो हाँ उधर टाइम भी लगता है। हम 1 मंथ का लगा सकते हैं, 15 डेज का लगा सकते हैं, 2 मंथ का लगा सकते हैं। पेड नहीं भी हो तो फिर भी हम लॉगिन रहते हैं। अब गिटहब है, मैंने काफी देर का इस पर लॉगिन किया हुआ है तो अभी तक मैं इसमें लॉगिन हूँ। तो अब मीन्स द फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो अब फील्ड क्लियर है। फील्ड क्या करता है, फील्ड कुछ रूल लगाता है कि ये वाले रूल इस वैल्यू पर होने चाहिए। नहीं इधर नहीं होगा, उसका अलग कोड होगा। जब उसकी कोड लिखेंगे ना उसका लॉगिन साइन अप का फ्रंट एंड और बैक एंड में, तो उधर वो डिफाइन होगा, ठीक है। अब ईमेल एसटीआर एंड अदर स्पेशलाइज्ड टाइप्स, तो इधर हम कुछ टाइप्स भी यूज करते हैं। फ्रॉम आइडेंटिटी कोड बेस मॉडल ईमेल एसटीआर फील्ड। तब देखिए हम अपनी शराइत बढ़ाते जा रहे हैं यूजर के डाटा पर, उसकी लेंथ बता रहे हैं।
उसकी डाटा टाइप बता रहे हैं, उसकी आप डाटा टाइप चेंज भी कर रहे हैं। तो ये तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग है, इंट है। तो अगर हमने ईमेल एसटीआर लगाना है तो हम इधर ईमेल एसटीआर को इंपोर्ट करेंगे बाइडेंटिक से, और इसको हमने डाउनलोड भी करना है। सर ईमेल की जगह हम ईमेल एसटीआर क्यों लगा रहे हैं? एसटीआर से भी तो काम हो जाएगा। तो अगर वो @ नहीं लगाता, वो अकेला दानिश लिख देगा, तो फिर भी हम कहेंगे कि ये तो ईमेल है। तो ये ईमेल एसटीआर ये वैलिडेट करेगा कि उसने @ लगाया है कि नहीं, ये @ को पकड़ेगा उस वैल्यू में से। तो @ तो आएगा ना उसमें। तो इसके जो सारे रूल्स ईमेल के हैं वो ग्लोबली, वो इसमें ईमेल एसटीआर डाटा टाइप में डिफाइन है। उसे पता है कैसे काम करना है कि ये वाली ईमेल हो सकती है, ये वाला ईमेल का फॉर्मेट हो सकता है, डिफरेंट फॉर्मेट्स। और अब हमने इसकी डाटा टाइप देख ली और फील्ड को भी देख लिया कि ये आइडेंटिटी वैलिडेट करता है किस तरह चीजों को। तो अब हम अगर इसकी प्रैक्टिस भी कर लें तो कुछ वेबसाइट्स के ऊपर डॉक्यूमेंट वगैरह के लिए मोबाइल नंबर वगैरह लगा रहे हैं, स्ट्रिंग में इन फीचर्स में मोबाइल नंबर ये जो इस तरह वैलिडेशन होती है ना, तो ये हम कंपनीज की यूज करते हैं। क्लर्क की होगी, यहाँ गूगल की ऑथेंटिकेशन होगी, स्ट्राइप की ऑथेंटिकेशन होगी, वो उन्होंने कोड लिखा होता है अपना वैलिडेशन के लिए। अगर हम खुद लिखेंगे तो फिर हम उसका खुद पर आइडेंटिटी के थ्रू वैलिडेट करेंगे, उसका अलग फॉर्मेट होगा रेजेक्स। तो उधर हम रेजेक्स यूज करते हैं, एक पैटर्न है सर्च का रेजेक्स, कि वो उसका फॉर्मेट जो है वो न, तो इसकी पिक्चर देखें। अब ये देखिए, ये फॉर्मेट होता है इस तरह का, A to Z हो, मतलब कैपिटल भी हो सकता है अगर उसका नेम रख रहे हैं, तो A to Z भी हो सकता है, और वैल्यू टू, और ये चीजें डिफाइन करते हैं कि यूजर का नेम है उसमें कोई इंटीजर नहीं आ सकता, छोटा बड़ा करेक्टर हो सकता है उसमें। तो हाँ, तो वो भी रेजेक्स के थ्रू होगा, ठीक है। और फोन नंबर अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो वो भी हम रेजेक्स के थ्रू करेंगे। तो रेजेक्स को आपने याद नहीं करना, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसको समझना अभी बिगिनर के लिए। तो नहीं, ये लक्ष्य होगी। तो क्या, हाँ बहुत सारी होती है। ये अभी जो चीजें करवा रहा हूँ ये बहुत ज्यादा लोगों को लेके, क्या हाँ साथ साथ आएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आएंगी सारी चीजें, ठीक है। तो अब बस करो यार। तो अब अदर यूजफुल टाइप्स लाइक HTTP URL IP, उसका एड्रेस देखना है, आईडी देखनी है यूजर की, UUID मतलब उसकी आइडेंटिफाई करने के लिए, और वो पॉजिटिव इंट, नेगेटिव इंट, नॉन नेगेटिव फ्लोट। तो ये भी कुछ डेटा टाइप्स हैं, दे आर इंटीग्रेटेड विद FASTP एंड पेयर इन डॉक्स। और अब हम देखते हैं कि ऑप्शनल फील्ड्स इन आइडेंटिटी। ITTP मतलब कि सिंपल वो प्रोटोकॉल है, वो S लगे तो साथ में उसको सिक्योर भी होगा। वो प्रोटोकॉल उनके नेम में डिफरेंट है और वो काम भी डिफरेंट तरीके से करते हैं। प्रोटोकॉल मतलब कि एक तरीका होता है बात करने का। अगर हमारे फ्रंट एंड ने बैक एंड से बात करनी है तो वो बात करने के कुछ रूल्स होंगे, उन रूल्स को प्रोटोकॉल्स कहते हैं, सिक्योर करने के लिए वो प्रोटोकॉल्स होते हैं।
बहुत सारी जगह पे आता है कि वो आगे ह्यूमन उसे जो वो रिकैप्चर करते हैं, वो कैप्चर वो क्या है? वो देखने के लिए कि ये यूजर इंसान है कि नहीं है, कोई बोर्ड तो नहीं है। तो रोबोट को इतना आइडिया नहीं ना होता, वो डिफरेंट तरीके यूज करता है कैप्चर, ठीक है। मतलब कोई बोर्ड तो नहीं आ रही, कोई हमारी वेबसाइट को यूज कर रहा है। अगर हम इस तरह की कोई एप्लीकेशन बना दें, एजेंट एजेंट का पता है, एजेंट मतलब कि वो खुद काम करते हैं। अगर ऐसी कोडिंग कर दें कि उसको अपनी वेबसाइट का लिंक दे, खुद ही मेरी वेबसाइट पे चला जाए, खुद ही जाके लॉगिन कर ले। जी, तो जो वेबसाइट हमें अलाउ करेंगी वो यूज कर सकते हैं उसके थ्रू, जो नहीं करेंगी वो नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट जाते हैं। अब ऑप्शनल फील्ड्स इन पेडेंटिंग। A field is optional if it has a default value। जब हम कोई चीज को ऑप्शनल बनाते हैं तो हम उसको कोई डिफॉल्ट वैल्यू भी दे देते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू इधर दे देंगे ताकि अगर यूजर ने नहीं पास की तो एरर ना आए। अब अगर हम अकेला ऑप्शनल लिख देंगे, उसको डिफॉल्ट वैल्यू नहीं देंगे तो उसको वो एरर देगा हमें, ठीक है। तो अब ये 4-5 वैल्यूज हैं। अगर हमने सबको ऑप्शनल बनाना है कि अगर यूजर नेम दे, ईमेल दे, एज दे या ना दे, हमें कुछ डिफॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी। तो ऑप्शनल हम अपनी नीड के मुताबिक रखेंगे ना ईमेल को, सारे डेटा को तो नहीं ऑप्शनल रख सकते। तो रख भी सकते हैं। आप किस तरह का काम करना चाह रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। आपको इसके लिए मेल चाहिए या नहीं, नेम चाहिए या नहीं, नहीं रखेंगे। अगर हम यूजर का डाटा अपडेट करना चाह रहे हैं, अब यूजर ने अपडेट प्रोफाइल करनी है, अपडेट प्रोफाइल का अलग राउट होगा, अलग मॉडल बनाएंगे यूजर का, उस वक्त ईमेल को हम नॉन रखेंगे, नॉन रखेंगे क्योंकि पहले इसकी ईमेल स्टोर है हमारे पास। अगर वो अपडेट नहीं करना चाह रहा फिर नॉन रख देंगे, ठीक है। ऑप्शनल मतलब कि हम उसको वैल्यू दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो डिफॉल्ट मतलब कि उसको कुछ डिफॉल्ट में वैल्यू सेंड कर रहे हैं। हाँ वही रहे जी। अगर हम इसको डिफॉल्ट कर देते तो ईमेल को बिल्कुल चेंज कर सकते। तो फिर उसका फायदा क्या होगा हमारे को का, जब डिफॉल्ट मैंने खुद ही यूजर की ईमेल लिख दी है। यूजर तो कोई भी हो सकता है, डिफॉल्ट कैसे हम कर दें, नहीं कर सकते। हमें क्या पता यूजर की क्या ईमेल होगी, हजारों यूजर होगी हमारी एप्लीकेशन के। यार आप बातें ना करो, मोबाइल निकाल देना है, खुद ही लगे हुए आप लोग यार। तो अब सो फॉर पैच यू कैन सेंड ओनली द फील्ड्स यू वांट टू चेंज, द रेस्ट नॉट। अब जब हमने कोई स्पेसिफिक डाटा को चेंज करना है, सारे को नहीं करना, यूजर ने प्रोफाइल अपडेट करनी है, वो अकेला नेम चेंज करना चाह रहा है, तो फिर हम पुट यूज करेंगे, पैच करेंगे, पुट यूज करेंगे, वो भी अपडेट करता है। अगर हम अकेला नेम चेंज करना चाह रहे हैं तो नेम लिखेंगे और बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी। फिर हम देखेंगे कि ये क्या हो गया, मैंने अकेला नेम चेंज किया था, नेम चेंज हो गया, बाकी चीजें डिलीट हो गई हैं। तो अगर पुट यूज किया तो ऐसा होगा जी। ऐसा होगा नहीं, अगर हम ऐसा करना चाह रहे हैं तो पुट को यूज नहीं करेंगे, पैच को करेंगे। कोड तो मतलब पुट में हम डिलीट भी कर सकते हैं यूजर का डाटा। यूजर का इंटरफेस जी, जब हमने अपडेट करनी है उसकी कुछ वैल्यू, तो अगर सारी को करना है पूरी वैल्यू को, तो फिर हम वो पुट यूज करेंगे।
So for patch you can send only the field you want to change. तो जो दूसरी वैल्यूज है वो नन मतलब स्टे दी नन, मतलब हमने उसको कुछ नहीं सेंड किया, जो पहले डेटाबेस में स्टोर वैल्यू है वही रहेंगी। अब इसकी वैलिडेशन की कुछ एग्जांपल देख लें, इसका कोड करते हैं। ये मेरी प्रोफाइल पे है, यूजर नेम दानिश मुस्तफा 56। तो मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे तो अब हमने अपनी एप्लीकेशन के लिए क्या करना है, फ्रॉम पहले तो ऐप बनानी है ना हमने, पहले हम अपनी एप्लीकेशन बनाते हैं, फिर चीजें वन बाय वन ऐड करेंगे। फास्टर की, और उसके बाद हम अपनी एक राउंड बना लेते हैं होम का, और उसके लिए क्या करना है, गेट ऑल होम हेलो वर्ल्ड। तो अब ये हमारी एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन बन गई है जिसमें हेलो वर्ल्ड शो होगा, बैकएंड है हमारा। तो इसमें यूजर को सिर्फ हेलो वर्ल्ड शो होगा, कोई चीज हम कोई फंक्शन वगैरह, डेटाबेस से कनेक्शन वगैरह, कोई वैलिडेशन वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे अभी के लिए। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमने यूजर क्रिएट करना है, ठीक है, तो यूजर की प्रोफाइल क्रिएट करनी है। तो क्रिएट करना है तो इसके लिए मेथड कौन सा यूज होगा, पोस्ट। तो जब हमने यूजर क्रिएट करना है तो उस पर कुछ रूल्स भी लगाने हैं, वैलिडेशन लगानी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी फ्रॉम आइडेंटिटी टू बोर्ड बेस मॉडल। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यूजर की प्रोफाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं, क्लास यूजर उसका नेम देना है मॉडल का, अभी यूजर का मॉडल है, और बेस मॉडल की क्लास यूज करनी है। ये क्लास है, और ये यूजर इसको क्या कहेंगे, ये हम मॉडल्स बना रहे हैं यूजर के, इसको मॉडल्स कहेंगे। अगर यूजर की फाइल क्रिएट करनी है तो उसके लिए अलग मॉडल होगा, अगर अपडेट करनी है तो उसके लिए हम अलग मॉडल भी बना सकते हैं। तो नेम, ईमेल, कॉलन, एसटीआर, और इधर हम कॉमा नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। जब मॉडल क्रिएट करना है तो हमें कॉमा नहीं लगाने, वो भी करते हैं, पहले ये वैलिडेट कर लें। अब हमने क्या करना है, अभी एंड पॉइंट यूजर का, तो यूजर का एंड पॉइंट हम लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, नहीं भी लगाएंगे तो फिर भी ये डिफरेंट, इनकी अगर एंड पॉइंट सेम होंगे, अब ये सेम है लेकिन ये काम डिफरेंट करेंगे, हम इनको इसको भी कॉल कर सकता हूँ, इसको भी कॉल कर सकते हैं, उनके मेथड डिफरेंट है। लेकिन हम यूजर क्यों लगा रहे हैं कि क्योंकि हमारा जो काम है ये यूजर से रिलेटेड होगा, अगर प्रोफाइल से रिलेटेड है तो उधर प्रोफाइल लगा दूंगा, अगर लॉगिन से रिलेटेड है तो उसका लॉगिन लगा दूंगा। अब लॉगिन के मल्टीपल मेथड्स होंगे, मल्टीपल राउट्स होंगे, तो हम डाटा को डिफाइन करने के लिए करते हैं यूजर्स, और उसके बाद हम अपना फंक्शन लिखेंगे जिस तरह हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, यूजर, और अब इसकी ये इसकी क्या, ये डाटा टाइप होगी, ये मॉडल क्या है, अब इस यूजर की
यूजर में जो चीज हम चाह रहे हैं उसकी प्रोफाइल वगैरह, तो ये मॉडल हमने इसकी टाइप रख दिया इस यूजर की। उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, डीबी के साथ कनेक्शन कर सकते हैं, और उसके बाद कनेक्शन करके चीजें स्टोर करवाने के बाद फिर हम कुछ रिटर्न करवा देंगे। उसके बाद हम कहेंगे मैसेज, और उसके बाद हम कहेंगे ईमेल यूजर डॉट, अब यूजर इसे डॉट डॉट लगा के इसे ईमेल को पकड़ लेंगे। यूजर बिल्कुल, और एज यूजर डॉट एज, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब हम सारी चीजों को वन बाय वन गेट कर रहे हैं। ये यूजर है ना, तो अब इसका ये वाला मॉडल है। अब यूजर के पास ये पूरी चीज आ गई है। अब अगर हमने इसमें मल्टीपल वैल्यूज हैं, अगर हमने इससे कोई स्पेसिफिक वैल्यू गेट करनी है तो डॉट लगा के उसका नेम लिखेंगे उस की का, तो वो हमारे पास आ जाएगी उसकी वैल्यू। और अब इसको, ये सिंपल यूजर है, तो इसको पहले चलाते हैं, फिर उसके बाद इसको वन बाय वन वैलिडेशन लगाते हैं। बॉडी पैरामीटर तो यूआरएल में शो नहीं होगा, यूआरएल में जिस तरह पाथ पैरामीटर हम यूआरएल में देते हैं, तो वो तो हमने लगाए नहीं ना, अगर इधर दिखते ये इधर यूजर है। मतलब पाथ पैरामीटर है ना, जो हम देते हैं फ्रंट एंड से, वो यूआरएल में शो होता है। ये बॉडी पैरामीटर देते हैं ना, वो यूआरएल में शो नहीं होता। बॉडी नहीं होगा ना, जब हम कुछ सिक्योर काम करना चाह रहे हैं, यूजर का पासवर्ड वगैरह, तो प्रोफाइल यूजर की ईमेल क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो हम नहीं ना देंगे पाथ में। तो जब फ्रंट एंड और बैक एंड बात करेंगे, वो पाथ पैरामीटर के थ्रू जाएगा, तो वो यूजर उसको हैक भी कर सकता है, कोई बंदा उसको वो हैक करना इजी होगा। कर सकते हैं, तीनों भी यूज कर सकते हैं। तब हमने क्या करना है, सेपरेट फाइल में करते हैं। अभी आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है ना, जब हमारे पास बहुत सारा कोड होगा, तो फिर हम ये वाले जो मॉडल्स हैं उनको अलग इसका फोल्डर बनाएंगे, मॉडल का अलग फोल्डर बनाएंगे। यूजर से रिलेटेड जो मॉडल्स हैं वो यूजर की फाइल में होंगे, जो प्रोफाइल के से रिलेटेड है वो प्रोफाइल में होंगे, जो पोस्ट से रिलेटेड है, तो हम उस तरह डाटा को डिवाइड करेंगे। जब हमारे पास हजारों लाइन का कोड हो सकता है, तो उसमें ये मॉडल बना रहे हैं, उसी में ये सारा मेथड लगा रहे हैं, उसमें इसके दरमियान में लंबे लंबे फंक्शन लिख रहे हैं, तो हमारे लिए टफ हो जाएगा। जी जी, वो हर एक पाथ उन्होंने अलग से डिफाइन किया होता है, या वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गए होते हैं? वो डिफाइन पहले से होते हैं, लेकिन उसका जो एल्गोरिथम है वो वैल्यूज को जल्दी से गेट कर लेता है। यूजर किस तरह का डाटा देखता है, तो पहले उसके पास डाटा होगा, और बाकी जो डाटा जो जब भी वो आएगा तो वो चीजें उसको शो करवा दे। उसका एल्गोरिथम इस तरह का है। और कोई चीज सर्च करनी है, तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैंने डाटाबेस इंटीग्रेशन करनी है, डाटाबेस इंटीग्रेशन, तो मतलब कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में इंटीग्रेशन शो हो जाएगी। नहीं सर, एक बंदे ने एक वीडियो पोस्ट की है YouTube पे, तो उस वीडियो के लिए एक पाथ पैरामीटर डिफाइन होगा, तो होगा क्यों नहीं होगा, वो जब वीडियो अपलोड करेगा तो ऑटोमेटिकली उसको पाथ पैरामीटर का साइन वो हो रहा है, वो कैसे होगा, वो क्या उसका बनेगा, कोडिंग करके बनाया जाएगा या खुद ही बन जाएगा पाथ? खुद तो नहीं ना बनेगा, कोडिंग उसकी लिखी जाएगी लॉजिक लिखा जाएगा जी। और यूजर का जो डाटा है उसको, यूजर के जो प्रॉम्प्ट दिया है या अपना डाटा दिया है उस पोस्ट में, तो वो डाटा एआई के थ्रू गेट करेंगे, उन पैरामीटर को देंगे, तो वो एआई डाटा, एआई को पता होगा कि ये चीजें बैकएंड में चाहिए। पर जब यूजर का डाटा आएगा, यूजर के डाटा से वो एआई वो इंटेलिजेंट चीजें गेट कर लेगा। तो अभी के लिए ये चीजें तो हमने पहले भी की हुई हैं, अभी कुछ नया नहीं किया। वो करते हो
तो अब हमने इस पे वैलिडेशन लगानी है, ये चीजें हमने पहले सीखी हुई हैं। तो अब हमने लगाना है आइडेंटिटी क्या इंपोर्ट करना है, फील्ड, और अब हम लगाते हैं इस पे, जल्दी से कोड करते हैं, मिन लेंथ लगा दी, मैक्स लेंथ लगा दी, और इसकी टाइप हमने क्या करनी है, ये और उसकी मैक्स लेंथ भी रख देते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इधर इंट के आगे इक्वल टू लगा के फील्ड का फंक्शन उसको कॉल करना है, और कुछ पैरामीटर देने हैं जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, 0 लेस देन, ये भी लिख सकते हैं 50 के लिए ये लगेगा। अगर हम चाह रहे हैं कि वो लेस देन हो तो फिर 51 लगेगा। अब हमने ये चीजें डिफाइन कर ली हैं, और अब इसमें कुछ एरर्स क्रिएट करते हैं, देखते हैं वो कैसे काम करता है। तो हमने इसको चलाना कैसे है, यूनिकॉर्न वैलिडेशन, और आगे आगे डैश डैश, ताकि हम कोई भी कोड में चेंज करें तो हमारा जो बैकएंड जो चल रहा है वो ऑटोमेटिकली उसको पकड़ ले और रीस्टार्ट हो जाए हमारा बैकएंड। अब यूनिकॉर्न क्या है, यूनिकॉर्न हमारे इस फास्टपी को चलाने में हेल्प करता है। ये एक सर्वर है, यूनिकॉर्न एक सर्वर है जो हमारे इस कोड को हमारे इस पीसी में चलाएगा। और ये कैसे चलाएगा, ये सर्वर है तो सर्वर तो कुछ स्पेस भी लेता है ना। तो अब हमारा ये लैपटॉप है तो इसमें थोड़ी सी मेमोरी स्पेस देगा, उसको यूज करके ये हमारे कोड को चला देगा। सर्वर लाइक अगर हमारे पास एक बिल्डिंग है बहुत बड़ी, तो अब हमने उसमें बैठ के फ्रीलांसिंग करनी है, तो हम उनसे एक रूम रेंट पे ले लेंगे, वो रूम रेंट पे लेके उस रूम में बैठ के अपना काम किए जाएंगे। तो वो एक रूम हमारे लिए वो सर्वर है, बिल्डिंग एक सर्वर है, उसमें स्पेस ले रहे हैं। तो अगर हम कल को जब इसको डिप्लॉय करेंगे हमारे कोड को, तो इसी तरह हम उनके सर्वर पे किसी जिनके सर्वर को भी यूज करना है तो उसमें स्पेस लेंगे, रेंट पर अगर वो फ्री दे रहे हैं तो फ्री यूज करेंगे, इनको मंथली पे करेंगे बैकएंड को स्टोर करने के लिए। तो अब ये हमारे सर्वर जो है हमारे बैकएंड को चला रहा है। वो नेक्स्ट फ्रंट एंड के लिए, तो बैकएंड के लिए फ्री बहुत सारे वेज हैं इसको डिप्लॉय करने के, वो जब उसमें जाएंगे फिर बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अब हमने इसको कॉल करना है। तो हम क्या इधर स्लैश यूजर लगाएंगे, ये करेंगे, पोस्ट करें तो ये मेथड ही लाउड करेगा, मेथड नॉट लाउड। तो हम गेट के लिए कर सकते हैं, डॉक्स पे जाएंगे और फ्रंट एंड के थ्रू इसको टेस्ट करेंगे। तो एक्सपेंड करना है, टाइट आउट करना है, और ये कुछ वैल्यूज हमसे मांगेगा। अब इधर रखेंगे और इसको अब चलाते हैं, फिर वो एरर देगा। अब इसको पहले देखते हैं, यूजर क्रेडिट सक्सेसफुली, तो उसकी वैल्यूज आ गई। अब इसको रिमूव करते हैं और फिर देखते हैं, तो वैल्यू एरर, लोकेशन बॉडी, वो मतलब कि बॉडी है, उसका पैरामीटर बॉडी है, और उसकी किस वैल्यू में इशू आ रहा है। तो ये देखिए हमें इवन एसटीआर पर आइडेंटिटी के थ्रू उस एरर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है। वो हर चीज को आइडेंटिटी खुद ही मैनेज कर रहा है, कौन सी वैल्यू है, कौन सा मेथड यूज हुआ है, पैरामीटर। वैल्यू इज नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस, एन ईमेल एड्रेस मस्ट हैव एन @ साइन। अब जो ईमेल एसटीआर की डेटा टाइप है उसने हमें आइडेंटिटी के थ्रू एरर बताया, उसने कहा इनपुट आपकी ये गई है और एन ईमेल एड्रेस मस्ट हैव एन @ साइन। वो कॉन्टेक्स्ट भी दे रहा है, थोड़ा सा रीजन बता रहा है कि आपका एरर क्यों आया है।
तो अब ये एरर नहीं देगा हमें। और अब इसको चेंज करते हैं। अब क्या कह रहा है, टाइप लेस देन इक्वल टू, उसकी टाइप हमने कौन सी डिफाइन की थी, और बॉडी पैरामीटर है एज उसकी की है, और इनपुट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 50। अगर हम कहें लेस देन, तो फिर देखते हैं वो क्या कहता है। अब वो लेस देन और इक्वल बता रहा है, उसको आइडेंटिफाई कर रहा है। अब देखते हैं वो केले लेस देन को करेगा आइडेंटिफाई। इधर हमने क्या लगाया है, लेस देन, तो वो हमें बता रहा है लेस देन और इक्वल टू, तो इसको अब ईमेल छोड़ की लेस देन 50। अब वो फील्ड के थ्रू उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और अगर इसकी लेंथ हमने क्या रखी है 1, इसकी लेंथ कर देते हैं 3। तो अब ये कह रहा है स्ट्रिंग टू शॉर्ट, ने उसकी लेंथ नहीं पूरी बताई। बॉडी नेम स्ट्रिंग शुड हैव एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स। उसके बाद लेस देन का एरर भी दे रहा है। अब हमें बता रहा है कि 2 वैल्यूज में इशू है, तो नेम में भी इशू आ गया, एज में भी आ गया, और इसमें ईमेल में भी कर लेते हैं। तो अब हमें वो 3 एरर बताएगा। नेम का एरर आ रहा है, ईमेल का आ रहा है, और एज का आ रहा है। तो इधर @ लगाएंगे, इधर उसकी लेंथ को ज्यादा करेंगे, और इधर इसको लेस देन 50 करेंगे। तो अब आइडेंटिटी की वैलिडेशन की समझ आ गई। वैलिडेशन में कोई इशू, ओके। सर ये इसका दूसरा भी इंटरफेस है रीलॉग, डॉक्स से पहले अगर रीलॉग लिखना तो दूसरा इंटरफेस ओपन हो सकता है, उसका आइडिया मुझे वो जरा सर ओपन कीजिए। इधर नहीं, जहाँ पे डॉक्स लिखा है वहाँ पे रीलॉग कर दो, REDOC। बाकी सर खत्म कर देते पार्ट। डॉग्स या डॉग, दोनों करके देखते हैं। तो इसके थ्रू भी फास्ट में स्कोर करता है सर। हाँ जी, नहीं कर रहा हूँ, इसको कर रहा है लेकिन वो शो नहीं करवा रहा है। वो होगा तो सर वहाँ पे क्या होगा, होगा उसमें सारे इकट्ठे टेस्ट हो जाते हैं मेरे ख्याल से, बार अलग अलग नहीं करना पड़ता। तो स्वेगर भी अच्छा लग रहा है, ये भी काम कर रहा है। और अगर इसको पोस्टमैन पे टेस्ट करें, इसी को हमें क्या करना है, कॉपी करके पेस्ट करते हैं। ये पहले इसका इधर पेस्ट हुआ है, पोस्ट है। तो अब वो क्या कह रहा है उसे, अब ये भी मुझे बता रहा है उसी राउट पे, और ये भी बता रहा है, लेकिन दोनों सेम काम कर रहे हैं। उसे कैसे पता चला कि हमने, उसे पता है कि ये वाली बिल्डिंग है और उसका ये वाला रूम है। इस बिल्डिंग के ये वाले रूम पे जो डाटा पड़ा है उसको चला दो, इस रूम में जो चीज है उसको मुझे दिखा दो आके। तो पोस्टमैन में भी हेल्प कर रहा है और स्वेगर में भी हेल्प कर रहा है। अब इसमें इश्यूज क्या आ रहे हैं, बॉडी ईमेल फील्ड रिक्वायर्ड नेम, और उसके बाद ईमेल शुड बी लेस देन 50। तो इधर वो पहले की चेंज करनी पड़ी हो, एडिंग करनी पड़ी है इधर, उसको यूज कर रहे हैं। ईमेल
तो अब इसको देखते हैं। अब टाइप लेस देन का इशू है, बॉडी ए इनपुट शुड बी लेस देन 50, तो हमने 50 लिखा हुआ है। तो अब क्लियर है, जिस तरह हमें ये अलाउ करता है ये इधर बता देता है, ये यूजर फ्रेंडली है, इधर बता रहा है गेट पोस्ट, उसका नेम क्या है, उसका एंड पॉइंट क्या है। लेकिन अगर हमने पोस्टमैन के थ्रू टेस्ट करना है तो फिर हमें ये सारे राउंड खुद आगे तरह इनपुट करने पड़ेंगे, और इधर मेथड भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा मेथड है, पुट का है, पैच का है, और इधर आके हम उसको मल्टीपल राउंड चला सकते हैं। इधर इधर भी, तो इधर वो होम का बताएगा हेलो वर्ल्ड। क्लियर है। और अब नेक्स्ट चलते हैं, हमने अब ऑप्शनल को देख लेते हैं। फ्रॉम ऑप्शनल, तो अब हमने इन चीजों को ऑप्शनल करना है। तो ऑप्शनल करना जा रहे हैं तो क्या हम जब यूजर क्रिएट करेंगे उसके बाद कोई चीज ऑप्शनल रखते हैं, लेकिन उसको कोई डिफॉल्ट वैल्यू साइन कर सकते हैं। तो जब अगर डिफॉल्ट वैल्यू साइन करना चाह रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, ऑप्शनल इंपोर्ट कर लिया, ऑप्शनल str, तो इधर हम इसको कुछ डिफॉल्ट वैल्यू भी देंगे। अब इसको नन दे रहे हैं डिफॉल्ट में, तो कोई डिफॉल्ट वैल्यू इसको दे सकते हैं। अब इसको दोबारा चलाते हैं, इधर डॉट आएगा और राइट आउट, अब इसको रिमूव करते हैं। अब फील्ड रिक्वायर्ड यूजर @example.com, ऑप्शनल का क्या मतलब है, उसकी टाइप ऑप्शनल की है। हम ये कह रहे हैं कि अगर स्ट्रिंग नहीं है तो वो नन होगी, या वो उसकी वैल्यू डिफॉल्ट सेट कर रहे हैं, अगर स्ट्रिंग नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, नन। तो अब इसका ये नहीं मतलब कि ये फील्ड ऑप्शनल हो गई है। तो हम इधर क्या करेंगे, इशू आ रहा था, और अब हमने जो भी इधर वैल्यू लिखनी है उसको डबल कोट में लिखना है, ठीक है। अहमद, और तो अब ये ऑप्शनल इस तरह में वैल्यूज को यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली ईमेल user@example.com एज और नेम आ गया। तो अगर हम कोई चीज चाह रहे हैं कि डिफॉल्ट वैल्यू हो तो इधर हम इसको क्या करेंगे, नन। हमने पहले नन इंस्टॉल किया था लेकिन इधर इसको नन कर देते हैं। तो अब देखते हैं, तो यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, अब इसको मैंने वैल्यू नहीं दी, हाँ तो मैंने इसको रीलोड करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने वैल्यू नहीं दी लेकिन वो डिफॉल्ट वाली वैल्यू इधर आ गई है। तो अब ऑप्शनल का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया कि हम क्यों करते हैं ऑप्शनल। डिफॉल्ट वैल्यू अगर देनी हो इधर हम उसको कुछ नन दे दें या दानिश दे दें। तो अब इसको दोबारा बता देते हैं, एक मिनट।
अब देखिए ना वो दानिशार है, ठीक है, ये जो वैल्यू अभी पास की है और ये सारी वैल्यू है, तो मैं वैल्यू नहीं दे रहा, जो उधर डिफॉल्ट है अगर मैं उधर नन कर दूंगा तो इधर नन आ जाएगा। तो ये इसका जब हम कोई डिफॉल्ट वैल्यू देना चाह रहे हैं तो हम इस तरह उसको वैल्यू देते हैं। क्या डिफॉल्ट वैल्यू अगर कोई वैल्यू नहीं देंगे तो जो वैल्यू डिफॉल्ट में पड़ी है वो उसको यूज कर लेगा, ठीक है। अगर हम डिफॉल्ट भी नहीं रख रहे तो वैल्यू नहीं दे रहे तो उसके पास उसका कुछ और अल्टरनेट नहीं है उस वैल्यू को उसकी जगह को फिल करने का, तो फिर वो इशू देगा, एरर देगा। तो अब ये ऑप्शनल और एक और जगह पर यूज होता है क्यूरी पैरामीटर के साथ, क्यूरी पैरामीटर को ऑप्शनल करने के लिए जी हाँ शो हो जाता है, तो वो क्यूरी पैरामीटर में होते हैं ना इधर। तो इधर हम क्या करेंगे, इंट और उसको वैल्यू कुछ डिफॉल्ट में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसको डिफॉल्ट में दें यूजर आईडी, अब हमने क्या करना है, तो इसको दोबारा रिफ्रेश करना है ताकि वो वाला जो चेंज किया वो भी आ जाए। अब डिफॉल्ट वैल्यू बता रहा है 5/5 है, इसको ट्राई आउट करेंगे तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो इधर इसको शो भी करवा लेते हैं साथ में, ठीक है। तो यूजर आईडी जो भी आएगी हमने ये वाली दी है और अब यूजर आईडी आ गई तो इसको दोबारा अगर करें तो डिफॉल्ट में वो खुद ही पास हो रही है जो हमने दी है वैल्यू, ठीक है, वो खुद ही इसको मिल जाएगी यहां से। तो अब ऑप्शनल भी समझ आ गई। अब नेक्स्ट मूव करें तो उसके बाद अब हमने ये चीजें तो देखनी, लेकिन हमने ये देखना है कि जो अब इनको डिफरेंट मेथड को कॉल करते हैं तो कई बार ये सक्सेस देता है, कई बार ये एरर देता है। तो अब बैकएंड में मल्टीपल तरह के एरर हो सकते हैं, हमें नहीं पता कि कहाँ का डेटाबेस कनेक्शन का एरर आया है, हमारा सर्वर क्रैश कर गया है, हमारे सर्वर में कोड का इशू आया है, या जो यूजर वैलिडेट नहीं है, या अगर कोई हमने ऐसी यूजर की आईडी देकर सर्च कर रहे हैं जो डेटाबेस में यूजर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो अब हम इन मल्टीपल एरर को कैसे डिफाइन करेंगे। इस तरह के इतने एरर को तो वो सपोर्ट नहीं करता फास्ट वे, अगर हम कोई और एडिशनल काम ना नहीं करेंगे इसमें, तो इसमें डिफरेंट एरर्स आएंगे। तो हमने उसको कैसे एरर को सॉल्व करना है, उस एरर को शो करवाने के लिए, सक्सेस को शो करवाने के लिए अगर हम कह रहे हैं कि डेटाबेस में डाटा क्रिएट हो गया है तो उसका डिफरेंट होगा मैसेज। अगर कह रहे हैं कि डेटाबेस में डाटा अपडेट हो गया है तो उसका थोड़ा सा डिफरेंट मैसेज होगा। अगर हम कह रहे हैं कि यूजर जो डिलीट हो गया है तो सक्सेस ही, लेकिन उसका थोड़ा सा डिफरेंट कोड, हम एक स्पेसिफिक कोड होगा, वैल्यू होगी जो हम शो करवाएंगे। तो अब हमें वो एज अ बैकएंड डेवलपर हमने वो वैल्यूज भी सीखनी है, किस तरह का डाटा जो मैसेज है वो रिटर्न करवाना है। तो अब हमारे पास मल्टीपल जो है हमारे पास स्टेटस कोड होंगे। अगर यूजर क्रिएट हो गया, डिलीट हो गया, या यूजर ऑथराइज नहीं है, ठीक है, तो अगर यूजर का डाटा वैलिडेट नहीं है, अगर हम कह रहे थे एज जो है वो 50 से लेस देन हो, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू है, वैलिडेशन का एरर आ गया ना, तो हमने आज पढ़ा था अभी स्टार्ट में, वैलिडेशन का एरर किससे शो करवाते हैं, 422 से।
तो 404 किसका पेज नोट कौन सा 404 404 है, 400 है, 401 है, 403 है, 404 तो सारे हम देखते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, फास्ट एपीआई से स्टेटस इंपोर्ट करना है और स्टेटस के थ्रू हम डिफरेंट शो करवाएंगे उसको मैसेजेस। तो अगर हम चाह रहे हैं कि अब यूजर क्रिएट हो गया है तो क्रिएट का डिफरेंट है, डिलीट का डिफरेंट है। अगर हम इधर लगाएं डॉट डिलीट, तो अब इसका भी एरर डिफरेंट होगा जब ये रिटर्न करवाएगा। तो हम इधर डॉट लगा के तो इधर हम इसका कुछ शो करवाएंगे कोड। अब स्टेटस जो हमने इंपोर्ट किया उससे हम एक स्पेसिफिक फॉर्मेट शो गेट कर रहे हैं, स्टेटस डॉट http 2001 क्रिएटेड। तो अब हमारे पास बहुत सारे इस तरह के हैं, पहले देखते हैं कि वो कितने मेथड है, इस तरह के कितने स्टेटस कोड्स हैं। हाँ, बाय डिफॉल्ट दो शो होता है, चाहे वो डिलीट हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो बाय डिफॉल्ट दो शो करवाता है। फिर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं करेक्टली कि कहां पर एरर है। तो इसकी पहले से 3-4 टाइप्स होती हैं। अब how many kinds of status codes we use as a how many kinds of status codes we use as a professional to return how many kinds of status codes we use as a professional to return success or failure messages। डिफरेंट तरह के सक्सेस हैं, यूजर क्रिएट हो गया, डिलीट हो गया, तो वो मल्टीपल इसके स्टेटस कोड हैं। 1x है, 2x है, 2x मतलब कि 200, 201, 204, अब ये कुछ है, और 3x, 4x, 5x। तो हम जो ज़्यादा यूज़ करते हैं वो 200, 2xx, 2xx, 4 और 5। तो जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो ये हैं। अगर इनको पढ़ें, मोस्टली हैंडल ऑटोमेटिकली बाय द सर्वर। तो इस तरह के हमने वो पढ़नी है जो सर्वर ने जो हमने खुद मैनेज करना है, जिस तरह के स्टेटस कोड को। तो अब ये सर्वर करता है, प्रोफेशनल यूजुअली डोंट मैनुअली रिटर्न दीज, तो फास्ट एपीआई मैनेज करता है। अब 2xx सक्सेस कोड्स दीज नीड द रिक्वेस्ट वाज सक्सेसफुल। अगर रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है तो 2 वाला आएगा, तो अगर कोई बैकएंड में इशू है तो फिर हम 5 वाला करवाएंगे। अगर क्लाइंट साइड यूजर ने फ्रंट एंड में कोई इशू किया है तो फिर हम 4 वाला शो करवाएंगे। इसका मतलब सक्सेस, अगर वो गेट रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हुई है तो हम 200 का मैसेज रिटर्न करवाएंगे। अगर इधर तो हम क्या करेंगे, इधर सक्सेसफुल 200 का मैसेज। अब ये पोस्ट है 201 का। अब क्रिएटेड, तो ये पुट के साथ भी ये यूज होगा, पुट के साथ भी ये 200 होगा। और अगर कोई यूजर की डिलीट रिक्वेस्ट सक्सेसफुल, अगर हमारा जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है, वो डाटा डिलीट करने पे डिलीट का मेथड यूज कर रहे हैं, तो फिर हम 204 का रिटर्न करवाएंगे मैसेज। तो और उसके बाद इधर स्टेटस कोड लगाना है। फास्ट में हमने स्टेटस को इंपोर्ट करना है और उससे डिफरेंट मैसेजेस हमने गेट करने हैं। ठीक है, अगर हम इसको हार्ड कोड भी कर सकते हैं, इधर क्या 201 का था, तो ये भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और
कोड को चेंज तो खुद कर सकते हैं, लगाने को आप जो मर्जी लगा दें, स्टैंडर्ड को यूज करना है। तो आज के लिए यही है, कल इनकी प्रैक्टिस करेंगे डेप्थ में जाके।